आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में। तो इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने कुछ अदर टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि डायूरेटिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एंटी ट्यूमर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो उसी तरीके से हम लोग आज डिस्कस करेंगे एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में। ये टॉपिक को हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी से उठाया है, चैप्टर नंबर 5 से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स एक्चुअल में होते क्या है। तो पहला वर्ड जो है हमारा एंटीसेप्टिक और दूसरा वर्ड है डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक्स का हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द टर्म एंटीसेप्टिक आर यूज्ड फॉर दोज केमिकल एजेंट्स दैट आर यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज। यानी कि एंटीसेप्टिक्स हमारे वो केमिकल एजेंट्स होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम लोग लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई करते हैं। लिविंग टिश्यूज इज आल्सो नोन एज, इनको बोलते हैं जीवित ऊतक, यानी लिविंग टिश्यूज पर उनको अप्लाई किया जाता है। जो जैसे लिविंग बॉडीज के ऊपर उनको अप्लाई हम लोग करते हैं, जैसे कहीं कट लग गया तो उस पर हम लोग अपना जो भी अप्लाई करते हैं वहाँ पे वो एंटीसेप्टिक की तरह वहाँ पे वो काम करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, द केमिकल एजेंट यूज्ड इन केस ऑफ लाइफलेस और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। Inanimate object is also known as non-living objects. Non-living objects। वहीं हम लोगों ने एंटीसेप्टिक्स के बारे में देखा कि एंटीसेप्टिक्स को कहाँ अप्लाई किया जाता है, लिविंग टिश्यूज के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि जो हमारे डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स को हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। बस इतना सा ही इनमें डिफरेंस होता है। एंटीसेप्टिक्स होते हैं हमारे, इनको लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट को नॉन लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई किया जाता है। काम दोनों का एक ही होता है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं और उन्हें किल करते हैं। दोनों का काम सेम होता है, बस इतना सा माइनर डिफरेंस इसके अंदर होता है कि एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं वो लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई किए जाते हैं, जबकि डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई किए जाते हैं। वही इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे नीम हो गया, टर्मरिक हो गया, बेंजोइन हो गया और हमारा मिर्र हो गया। ये हमारे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह यहाँ पे काम करते हैं। उसी में से फर्स्ट ड्रग हम लोगों ने यहाँ पे लिया है नीम। बहुत पॉपुलर प्लांट है हमारा। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एरियल पार्ट ऑफ एजार्डिका इंडिका। यानी कि नीम क्या है, नीम जो है हमारा एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। वो कहाँ से हम लोग उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एरियल पार्ट। यानी कि एरियल पार्ट का मतलब क्या है, होल प्लांट। होल प्लांट का मतलब है कि जो नीम का प्लांट होता है उसके बार्क को भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसके लीव्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके सीड्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके रूट्स को भी, उसके स्टेम को भी। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि नीम के हर एक पार्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एरियल पार्ट ऑफ एजार्डिका इंडिका। यानी कि हर एक पार्ट को, पूरे नीम के पेड़ को हम लोग वहाँ पे एंटीसेप्टिक की तरह या डिसइंफेक्टेंट की तरह वहाँ पे यूज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसकी फैमिली होती है मेलिएसी। मेलिएसिस की फैमिली होती है। उसके बाद में आते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसके अंदर निम्बिडीन होता है। निम्बिडीन होता है जो कि बिटर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि वो नीम का कड़वापन होता है, वो किसकी वजह से होता है, निम्बिडीन की वजह से होता है। निम्बिडीन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए नीम हमारा कड़वा होता है। उसके बाद में जो सेकंड हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है एजार्डिकाटिन। एजार्डिकाटिन जो है हमारा वो कहाँ से आइसोलेट होता है, नीम के सीड से आइसोलेट होता है। नीम के सीड से हमारा आइसोलेट होता है। उसके बाद में इसके स्ट्रक्चर को, एजार्डिकाटिन की स्ट्रक्चर को कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1975 में। ठीक है। उसके बाद में आते हैं कुछ इसके थेरेप्यूटिक यूज। थेरेप्यूटिक यूज का मतलब है कि कहाँ कहाँ नीम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, इट्स बार्क इज यूज्ड एज गुड बिटर टॉनिक एंड एस्टेंजेंट्स। यानी कि जो नीम का बार्क होता है वो बिटर टॉनिक की तरह काम करता है, एक अच्छा बिटर टॉनिक की तरह काम करता है। दूसरा, उसके अंदर बहुत अच्छी एस्टेंजेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने की क्षमता या कैपेसिटी भी उसके अंदर बहुत अच्छी होती है। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ हमने, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया फीवर। यानी कि इसको मलेरिया फीवर में भी यूज किया जाता है, मलेरिया फीवर को ये कम करता है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट लिखा हमने, इट्स बार्क इज आल्सो यूज्ड फॉर स्किन डिजीजेस।
डिजीज, यानी बहुत सारी स्किन डिजीज हो जाती है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नीम का छाल होता है, नीम का जो बाग होता है, उसको निकाल कर हम लोग उसका पेस्ट बनाकर अगर स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी स्किन डिजीज से हमें छुटकारा मिल सकता है। उसके अलावा और भी यूज है इसका, इट्स फ्रेश टेंडर ट्विग्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग टीथ एंड पायरिया। टेंडर ट्विग्स का मतलब क्या है कि जो टहनी होती है, जो नीम की टहनी होती है, उस टहनी को हम लोग दांत साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो पायरिया में भी रिलीफ देता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि पहले के जमाने में लोग दांतुन करने के लिए जो नीम की फ्रेश टहनी होती थी उस टहनी का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि उनके दांतों में पायरिया की कंडीशन बहुत कम देखने को मिलती थी। उसके अलावा इट्स ऑयल ऑल्सो नोन एज मार्गोसा ऑयल, यानी कि अगर नीम का अगर हम ऑयल निकालते हैं तो उसकी ऑयल को क्या बोलेंगे, मार्गोसा ऑयल, जिसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, स्किन डिजीज में उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसका ऑयल होता है, नीम का जो ऑयल होता है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, यानी इंसेक्ट को किल करने वाली, इंसेक्ट को मारने वाली प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा एंटीसेप्टिक्स के बारे में, एंटीसेप्टिक्स होते क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके अलावा एक एग्जांपल नीम को हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि नीम को हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसकी फैमिली, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके कुछ थेरेपेटिक यूज के बारे में देखा। अब आपको करना क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से और जो पेपर मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूँगा PDF के फॉर्म में, उसके और वीडियो दोनों के माध्यम से आपको वो पेपर अपनी ओन हैंड राइटिंग में लिखना है, और लिखने के बाद आपको वो पेपर मुझे रिवर्ट करना है नेक्स्ट डे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके बाद क्या होगा कि इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और एग्जाम के लिए आपकी साथ ही साथ प्रिपरेशन चलती रहेगी। थैंक यू।